तो बच्चों अभी जो हमने लेक्चर किए थे उसमें हम पढ़ रहे थे एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी थी। और वो दो चीज़ें क्या थी कि एनपीओ किस तरीके से अकाउंटिंग करता है अपने फंड्स की, और एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स, है ना। अच्छा ज़रा मेरी बात सुनो, एनपीओ के अंदर जो हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखा था वो उतना ही था। हाँ, सवाल थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो जैसे जैसे सवाल करेंगे कुछ डाउट्स वगैरह आएंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल हम अब चलेंगे आगे, तो ज़रा मेरे साथ साथ लिखोगे अपने पास फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स एनपीओ के, इसमें मेन जो चीज़ें आती हैं वो है हमारे पास एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हैं जो एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स का पार्ट बनती हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा भाई सुनो जरा, जिसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, जरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बेटा जरा मेरी बात सुनना ध्यान से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मैं कैश अकाउंट बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कैश अकाउंट या फिर कैश बुक। अच्छा, क्यों बोल सकते हैं इसको कैश अकाउंट या फिर कैश बुक? क्योंकि ये भी हमें कैश अकाउंट और कैश बुक की तरह नजर आएगा। जैसे कैश अकाउंट में एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में कौन सी चीजें आती हैं? जब भी कैश इनफ्लो होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेबिट साइड वाला। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जब भी कैश आउटफ्लो होगा। वैसे ही कैश बुक के अंदर भी क्या आता है? कैश भी आ जाएगा और बैंक भी आ जाएगा। डेबिट कब होगा? जब पैसा आ रहा हो, भले ही वो कैश में आए या फिर वो बैंक अकाउंट में आए। अच्छा, और क्रेडिट कब होता है? जब वो आउटफ्लो हो रहा हो, पैसा जा रहा हो। लिख दूं क्या यहाँ पे एक बार याद दिलाने के लिए? एक डेबिट और एक क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट कब होगा? जब आउटफ्लो हो रहा हो, है ना। और डेबिट कब होगा? जब इनफ्लो हो रहा हो। वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी हमें एक क्रेडिट साइड मिलेगी, एक डेबिट साइड मिलेगी। पैसा जब इनफ्लो हो रहा होगा तो डेबिट साइड में शो होगा, और जब आउटफ्लो हो रहा होगा जिन जिन चीजों से, वो क्रेडिट साइड में शो होगा। तो फिर इसको कैश अकाउंट ही क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि ये कैश अकाउंट है नहीं बेटा। मेरी बात सुनना जरा, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूं सैलरी का, तो मुझे एक बात बताओ, सैलरी क्या हर महीने पे होगी या नहीं होगी? हर महीने पे होगी। यानी कि सैलरी को हम कितनी बार पे करेंगे? 12 बार साल में। तो कैश अकाउंट में कितनी बार आएगी वो? कैश अकाउंट में भी 12 बार ही आएगी। लो भाई लिख देता हूं, कैश बुक में कितनी बार शो होगी वो? 12 बार। हाँ या ना? ठीक है। मगर जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा, जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा, तो फिर मैं इसको 12 बार नहीं लिखूंगा, मैं 12 बार का टोटल करके एक बार लिख दूंगा, वन टाइम। और वो भी कैसा आया हमारे पास? एक्यूमुलेट करके।
1 मिनट चला। बारह बार मैंने जितनी भी सैलरी दी थी उसको मैंने कैश बुक में तो 12 बार ही लिखा, मगर उसका टोटल करके एक समरी बना के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एक बार लिख दूंगा। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो सभी चीजें आ जाएंगी जो हमारी कैश बुक के अंदर होती हैं, मगर वो एक तरीके से समरी बन के आएगी। कैसे बन के आएगी? समरी ऑफ कैश बुक आइटम्स। चलो जी, ये बात तो हो गई क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि वो कैश बुक की आइटम्स का समरी होता है कि भाई साल भर में वो चीज कितनी बार पे हुई है या फिर कितनी बार रिसीव हुई है, उसकी एक समरी बना के उसके अमाउंट को एक्यूमुलेट करके एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख दो। तो सेम चीजें मिलेंगी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कि कैश बुक में पाई जाती है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। बेटा ये कुछ भी नहीं, सिंपल एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसका देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। तो फिर भैया इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हम क्यों नहीं बोल देते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एनपीओ हमारा प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं कर रहा, जो हम पहले ही बात कर चुके। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट की बात नहीं करते। हम कहते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ठीक है ना? निकल के वही आएगा, समझो जरा मेरी बात, निकल के वही आएगा, है ना? बस नाम अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इससे चीजें बदलनी जाएंगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था, डेबिट साइड में क्या चीजें आती थी और क्रेडिट साइड में क्या चीजें आती थी। क्रेडिट में आती थी इनकम और डेबिट में एक्सपेंसेस। वही यहां पे होगा, एक्रूअल बेसिस पे ही चलेगा, बस नाम अलग अलग हो गए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास निकल के क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास दो चीजें आ सकती थी, या तो प्रॉफिट निकल आएगा या फिर लॉस निकल के आएगा हमारे पास। बस एनपीओ के अंदर उसका नाम चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट को हम डिनोट करेंगे सरप्लस से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? सरप्लस से, SURPLUS, सरप्लस, एक्सेस। इसका मतलब क्या है सरप्लस का? सरप्लस का मतलब है कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है डेबिट साइड से, तो क्या हो गया हमें सरप्लस। और लॉस को क्या बोलूंगा अपने पास? लॉस को बोलूंगा डेफिसिट। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, बोलूंगा क्या? डेफिसिट। अच्छा, डेफिसिट का मीनिंग क्या हो गया कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम हमारे पास कम है। समझ रहे हो? यानी कि डेबिट साइड बड़ी आ रही है क्रेडिट साइड से। इजी है बेटा, वही P&L अकाउंट, इसका बेसिस भी वही रहता है, एक्रूअल बेसिस, उसी के बेस पे काम होगा। तो क्या भैया यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस का यूज नहीं करते? फिर ट्रायल बैलेंस हमारा कहाँ चला गया? बच्चों अगर मैं आपको ट्रायल बैलेंस दूं तो क्या आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो? हाँ, बना सकते हैं। तो वैसे ही एनपीओ के अंदर भी ट्रायल बैलेंस होता है। अगर ट्रायल बैलेंस दे देगा तो हम बना ही लेंगे। हम 12th में और क्या सीख रहे हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जो कि एक समरी है कैश बुक के आइटम्स की, तो क्या आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना सकते हो? बना सकते हैं। वो हम अब सीखेंगे। अब खैर, इतनी बात बताने के बाद जब हमने इसको ट्रायल बैलेंस से कंपेयर करना शुरू कर दिया तो बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। वो डाउट्स क्या हो सकते हैं कि भैया जरूरी थोड़ी है कि हमने सारी चीजें इसी साल खरीदी हो या बेची हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो जो रिसिप्ट है वो आएगी,
पेमेंट है वो आएगी, बैलेंसेस जो पिछले सालों से चले हुए आ रहे हैं वो तो इसमें शो नहीं होंगे ना, वो तो ट्रायल बैलेंस में ही शो होते हैं ना। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन आएगा वो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट से अलग चीजें दे देगा कि भाई ये बैलेंस तुम्हारे पास पहले से थे, और अगर ना दे रखे हो तो थे ही नहीं। सिंपल, मैं एज्यूम कर लूंगा अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है तो फिर वो चीजें मेरे पास बिजनेस में नहीं थी। अच्छा चलो भैया, इतनी बात तो समझ में आ गई कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट हमारे पास आ जाएगी। तो क्या हम इसको आगे पढ़ना शुरू करें? हाँ बच्चों, हम इसको आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ चीजें आएंगी जो हमें पहले से ही पता है, हमें पहले से ही पता है तो हमें वो सीखनी पड़ेंगी फिर भी। हाँ बच्चों, मैं कुछ चीजें अब तुम्हें बताने वाला हूं जो तुम्हें पहले से ही पता है, मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, बस उनके नाम अलग अलग हैं तो मैं तुम्हें नाम बता रहा हूं, देखना जरा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज जो मैं तुम लोगों को करा रहा हूं उसका नाम लिखो अपने पास, सब्सक्रिप्शन। क्या नाम लिखोगे? सब्सक्रिप्शन। भैया ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है बेटा रिसिप्ट या कह लो इनकम ऑफ एनपीओ विच हैज रीअकरिंग नेचर। अभी समझ लेंगे, बस खत्म होने वाला है, देखते जाओ। हैज रीअकरिंग नेचर कि भाई रिसिप्ट हो सकती है या इनकम कह लो एनपीओ की जिसका नेचर कैसा होता है? रीअकरिंग। इस रीअकरिंग का मतलब क्या हुआ? रीअकरिंग का मतलब हुआ बार बार, यानी कि ये रिसिप्ट या फिर इनकम एनपीओ को बार बार होती है। पर ये सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सुनो जरा, हमने क्या बात की थी? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो अपने मेंबर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हाँ या ना? हाँ जी। तो वो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करेगी क्या? नहीं, क्योंकि फ्री में देने लग जाएगी तो वो अपना काम करेगी कैसे, ऑपरेट कैसे करेगी, आपको सेवाएं दिलाएगी कैसे? तो अगर उसे वर्किंग करनी है तो उसे अपने मेंबर से कुछ फीस लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लो अब जो नई चीजें हैं आप लोग कह सकते हो, जैसे कि हॉटस्टार, अमेजॉन, ठीक है ना, और जोमेटो, स्विगी, इन सब पे भी क्या होता है? चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, रहता तो वो दिल्ली का ही है, मतलब रिहाइश उसकी दिल्ली की है, मगर अभी काम के सिलसिले में वो बेंगलोर रह रहा था। अब रात को उसे जब भूख लगती थी तो उसे बाहर से खाना मंगाना पड़ता था, तो जोमेटो और स्विगी होते हैं ना, इन सब से खाना मंगाता था वो भी। तो उसमें नीचे ऑप्शन आता था कि अगर आप अपना खाना टाइम पे पाना चाहते हैं, एक निर्धारित समय पे, पहले से ही एक समय डिफाइन हो जाएगा, टाइम डिफाइन हो जाएगा कि आधे घंटे में या पौने घंटे में आपका सामान आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा। अगर आप ये सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा ये पैकेज खरीद ले। तो उसने वो पैकेज ले लिया, क्योंकि भाई घर पे और कोई तो रह नहीं रहा, अगर उसे अपना खाना टाइम पे चाहिए तो उसे वो पैकेज लेना पड़ा, हाँ या ना? अच्छा, तो क्या वो उसे बस एक बार पेमेंट करनी पड़ेगी? उसे वो पैकेज हर महीने या हर 3 महीने में या हर 6 महीने में खरीदना पड़ता था। जैसे कि आप लोगों के पास भी होगा, अमेजॉन का होता है ना 1 साल का, और महीने वाला भी होता है। तो जैसे ही महीना पूरा हो जाएगा वो आपके पास ऐसे हाथ फैला देंगे, लाओ भाई हमारा पैसा हमें दे दो, और आपको वो पैसा भरना ही पड़ता है। वैसे ही अगर आप एनपीओ से उसकी सेवाएं लेना चाहते हो, उसके मेंबर बनना चाहते हो, तो सब्सक्रिप्शन आपको हर महीने देना ही पड़ेगा। अब सुनो जरा, एक नई चीज के बारे में बताता हूं। हम कंपेयर करेंगे फंड को और सब्सक्रिप्शन को। अच्छा सुनो बेटा, फंड क्या था? फंड था हमारे लिए चंदा,
चंदा हुआ, चंदा मामा वाला चंदा नहीं, चंदा मतलब जो तुम्हें किसी ने डोनेट किया है, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन क्या है हमारा, सब्सक्रिप्शन कोई चंदा नहीं है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमारी हक की इनकम है, हक की कमाई। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, जब मैं फंड लेने जाऊंगा तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा कि भाई साहब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, उसमें कुछ पैसे लगा दीजिए, समझ रहे हो। और जो सब्सक्रिप्शन लेने जाऊंगा वो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, तुम्हारा कॉलर पकड़ूंगा, तुमसे कहूंगा अब टाइम आ गया है, अपनी जेब ढीली करो और सब्सक्रिप्शन का पैसा निकालो। तो इस पे बेटा मेरा हक है, फंड पे मेरा हक नहीं है। कोई दे गया तो हमने हाथ जोड़ के ले लिया, अब भले ही वो किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ आया या फिर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ आया, ये इस पे मेरा हक है। और इसके साथ कोई चिंता भी अटैच नहीं है, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। जैसे यहां पे तो मुझे टेंशन थी ना बेटा, मगर सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी टेंशन नहीं है। ये एनपीओ का अपना पैसा है, वो जैसे चाहे इस प्रॉफिट को, इस इनकम को यूज कर सकता है। अच्छा हाँ भैया, अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। तो क्या इसका यूज क्या है बच्चों, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें वो बहुत सारे क्वेश्चन दे सकता है, या फिर जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक जगह सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी हमें लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारे लिए ये इनकम है तो ऑब्वियसली ये रिसीव भी होगी और अर्न भी होगी। अब रिसीव भी होगी तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी, और अर्न होगी तो इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगी। अब एक इनकम कितने तरीके की हो सकती है, इनकम भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। हाँ अभी देखेंगे, सिंपल सा है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तुम लोगों को पहले से ही आता है, बस मैं उसको यहां पे तुम्हें शो कर दूंगा तो तुम लोग कहोगे हाँ भाई ये तो हमें पहले से ही आता था, बस आपने हमें बता दिया। लो, तो क्या मैं अपने पास एक फॉर्मेट ड्रॉ कर दूं छोटा सा सब्सक्रिप्शन का, हाँ भैया एक सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट ड्रॉ कर दो छोटा सा। लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब मुझे लगता है कि मुझे स्टूल लेना पड़ेगा बैठने के लिए। लो भाई, तो जरा मेरे साथ साथ लिखेंगे भाई कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या आएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग। फिर यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, यहां पे आएगा बाय बैलेंस बीडी, ये किसका है, एडवांस का। और टू बैलेंस सीडी, ये भी एडवांस का। अच्छा जी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में जब सब्सक्रिप्शन रिसीव करूंगा तो डेबिट साइड में आना चाहिए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। तो लिख देते हैं बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद अगर इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्योंकि ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा,
तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखूंगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा जी, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, और रिसिप्टेंट पेमेंट के साथ लिखेंगे रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये अकाउंट हो जाएगा हमारा क्लोज। बेटा ये इसका फॉर्मेट है, बस खत्म हो गया। अभी समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, देखना जरा। तो क्या आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको नोट कर लिया? अच्छा, जल्दी से नोट करो जरा। अच्छा बच्चों, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? कर लिया। तो क्या मैं इसको समझाना शुरू करूं? नहीं भैया, हमें सवाल के साथ समझाना शुरू करो। ठीक है भाई, अब जब तुम लोग कह रहे हो कि सवाल करते करते करना है तो सवाल करते करते कर लेंगे। अच्छा, पहले जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करूंगा। इस वाली साइड को मैं रब कर दूंगा, जल्दी से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, तो मैं इसको रब कर रहा हूं और फिर हम करेंगे एक सवाल, और सवाल के साथ साथ सब्सक्रिप्शन को समझेंगे भी। वैसे तो आप लोग इसको स्कूल में या अपने भाई बहनों से थोड़ा बहुत पूछ चुके होंगे, समझ चुके होंगे, काफ़ी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा, पर अभी इसमें थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो क्या मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ढूंढ दूं? लो भाई, मैं क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर देता हूं। लो भाई, मुझे एक क्वेश्चन मिल गया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं ज़रा। इसको अपने पास लिखेंगे, क्वेश्चन को भी साथ साथ। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, मैं फिर से उस बात को इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा और आप मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। अकाउंट्स में अगर बच्चों के आंसर में गलती हो रही है तो उसके पीछे आंसर का गलत होना नहीं है, वो बच्चा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहा ना, इस वजह से उसकी सिली मिस्टेक्स होती हैं और फिर आंसर गलत होगा, आपके नंबर कटेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत लंबा गैप है एग्ज़ाम तक। हमें क्या करना है, अपनी पकड़ क्वेश्चन पे बनानी है। अगर क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़ लिया, क्योंकि बेटा देखो, ये क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं चलो, पर बड़े बड़े क्वेश्चन भी तो आएंगे ना। अगर मैं उसके अंदर छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दूंगा तो फिर क्या होगा, मुझे सवाल आधा अधूरा समझ में आएगा और मेरे आंसर के गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा आंसर के गलत होने के चांसेस कम हो तो मुझे क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान लगाना है। चलो खैर, क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन में कह रहा है, सब्सक्रिप्शन received during the year कितना रिसीव हुआ सब्सक्रिप्शन हमें? 1 लाख रुपए। अच्छा जी, पहला पॉइंट। उसके बाद दे रखा है उसने 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 रुपीस में अमाउंट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
कितना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग? 20,000 और 40,000। थर्ड, सब्सक्रिप्शन एडवांस, कितना है हमारे पास एडवांस में सब्सक्रिप्शन? 30,000 और 20,000। ठीक है, अच्छा जी। अब उसने हमसे मांगा क्या है? कह रहा है कि बताओ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। जल्दी से क्वेश्चन अपने पास सभी बच्चे नोट करेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे कराता हूं। अच्छा, तो पहले जरा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे ये क्या क्या बातें हमें बताना चाहता है। देखो जरा, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मुझे इतना पैसा मिला। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये कमाया हो इस साल में, ये मुझे रिसीव हुआ है। और जो रिसीव होता है वो जरूरी नहीं इस साल का हो, वो इस साल का, पिछले साल का और आगे आने वाले साल का भी हो सकता है। अच्छा जी, ये होगा कहाँ? इनकम एक्सपेंडिचर में या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर? ये होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये रिसीव्ड लिखा है ना कि अर्न। रिसीव का मतलब होता है इतना पैसा आया, जरूरी नहीं है मैंने ये इसी साल कमाया हो, ये पिछले साल का भी हो सकता है। जो मुझे पिछले साल रिसीव नहीं हुआ इस साल रिसीव हो गया, इस साल का भी हो सकता है, इसी साल अर्न होना चाहिए था, इसी साल रिसीव भी हो गया। और अगले आने वाले साल का भी हो सकता है कि अभी अर्न नहीं किया था मगर रिसीव एडवांस में हो गया। अच्छा, खैर अब चलते हैं आगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग है। बच्चों, एक सवाल जिसका जवाब आप लोग मुझे देंगे। मेरी इनकम थी, मैंने कमा ली, मैंने सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी, अब मुझे वो इनकम मिल जानी चाहिए थी या नहीं मिल जानी चाहिए थी? मिल जानी चाहिए थी, मगर अभी तक मुझे वो इनकम रिसीव नहीं हुई, तो मेरे लिए क्या हो गई वो इनकम? आउटस्टैंडिंग। तो मेरे लिए वो एसेट है या लाइबिलिटी है? आप लोग इसका आंसर सोच के मुझे बताओ। बिल्कुल सही बात, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट। मैं तो पहले ही कह रहा था, आप लोगों को सारी बातें पहले से ही पता है। भाई मेरा पैसा है, मुझे मिल जाना चाहिए था, अभी तक मुझे मिला नहीं, तो मेरे लिए क्या बन गया? वो मेरी एसेट बन गया। अच्छा, अब एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? डेबिट में। और क्लोजिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। देखो जरा, क्या हमने ऐसे ही लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस। जरा इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करो। एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम को बोलेंगे एसेट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? डेबिट में। तो हमने क्या अपने फॉर्मेट के अंदर यही लिखा हुआ है डेबिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से? हाँ भैया, यही लिखा हुआ है। और क्लोजिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस सीडी, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया, बस खत्म। और क्या था? ऐसे ही सब्सक्रिप्शन एडवांस। अब भाई मुझे कोई पैसा एडवांस में मिल गया, एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, तुम उसमें मेंबर हो, ठीक है? सब्सक्रिप्शन 1 साल का चाहिए था, तुम मेरे पास आए, तुमने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरे पास पैसा है, मुझे बार बार पैसे के लिए मत टोकना, ये लो 5 साल के पैसे रखो अपने पास, अब 5 साल तक मुझसे पैसे मांग मत लेना। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? कोई रोक लेगा? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? सब्सक्रिप्शन एडवांस। अब ऐसी इनकम जो अभी तक मैंने कमाई नहीं है पर मुझे रिसीव हो गई, ठीक है ना, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? एसेट या लायबिलिटी? एसेट या लायबिलिटी? बिल्कुल सही, वो मेरे लिए हो गई लायबिलिटी। बेटा मेरे लिए चिंता हो गई ना, अब वो मैंने अभी तक कोई काम किया नहीं और मुझे उस काम के पैसे कोई पकड़ा गया कि भाई आगे जब होगा जब देखते रहना, तुम मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करते रहना, मैं तुम्हें पहले से ही पैसा
पकड़ा के जा रहा हूं, तो मेरी लायबिलिटी है या नहीं है भैया, बिल्कुल है। वैसे ही लायबिलिटी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा, क्रेडिट में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां पे जाएगा, डेबिट में। अब देखो जरा, दोबारा से अपने सब्सक्रिप्शन के अकाउंट पे आ जाओ। लायबिलिटी एडवांस क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, एडवांस ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, ठीक है। और क्लोजिंग डेबिट साइड में, क्लोजिंग डेबिट साइड में, ठीक है। हाँ भैया, ये भी समझ में आ गया। बाकी बस ये तो इजी ही था। जब मुझे कोई चीज़ रिसीव हो रही है, मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट में या फिर एनपीओ के हिसाब से देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरफ आएगा, डेबिट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में। वैसे ही जो मेरी इनकम है वो इनकम एक्सपेंडिचर में किस तरफ जाएगी, क्रेडिट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ पे आ जाएगी, डेबिट साइड में, है ना। ये तो पहले से इजी है। अच्छा, वैसे तो मुझे अब इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, बच्चे समझ गए होंगे इसको सॉल्व कर सकते हो। 31/3/2018 वो हमारा इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। 31/3/19 ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। बस खत्म। अब तो ये फिल इन द ब्लैंक्स रह गया बस। हाँ देखो जरा, बस हमें चीजें पुटअप करनी है फॉर्मेट के हिसाब से और हमारा आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो कर दे जरा इसको जल्दी से। तो आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे और देखना यह है कि कौन सा बच्चा सबसे पहले करके दिखाएगा। क्या बच्चे अपने आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? देखते हैं सॉल्यूशन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लो भाई मैंने भी सॉल्व करना शुरू कर दिया आप लोगों के साथ साथ। थोड़ा सा और सरक जाऊं क्या मैं? लो भाई, तो हमें सबसे पहले दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, वो आएगा हमारा क्रेडिट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से। कितना है भाई वो, 1 लाख। अच्छा जी, उसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो लिख देते हैं भाई, टू बैलेंस BD ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और बाय बैलेंस CD आउटस्टैंडिंग 40,000। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन एडवांस बाय बैलेंस BD एडवांस 30,000 और टू बैलेंस CD एडवांस कितना है भाई, 20,000। बस खत्म हो गया। अब तो हमें बस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में से आंसर निकालना है, तो निकाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़रा इसको कैलकुलेट कर दें। 30,000 1 लाख, 1,30,000 और 40,000, 1,70,000। लो भाई, ये भी 1,70,000 ही आएगा। 1,70,000 में से लेस कर देंगे 20,000 तो 1,50,000 और लेस कर देंगे 20,000 तो 1,00,000
30,000 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 1,30,000 हमारा आंसर आना चाहिए। अच्छा लो भाई, हमने तो इसका आंसर निकाल दिया। एक बार बुक में चेक कर लूं क्या कि बुक वालों ने भी सही कर रखा है नहीं कर रखा? भाई हम तो सही करेंगे ना, हम तो हर फॉर्मेट को और रूल के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारा तो आंसर सही है। एक बार बुक में भी चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, बुक वालों ने भी सही कर रखा है। ये बुक वाले तो बहुत समझदार निकले। चलो खैर। अच्छा भैया, मगर हमने तो स्कूल में अलग ही तरीके से सीखा है ना? उन्होंने तो हमें अकाउंट बनवाया ही नहीं, उन्होंने तो हमसे एक स्टेटमेंट बनवाई है। हाँ बच्चों, तो क्या हो गया, हम स्टेटमेंट भी बना लेते हैं। तो क्या मैं इसको रब कर दूं? लो भाई, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं इतने पार्ट को रब कर दूंगा। इतने पार्ट को ले लिया भाई, लो। बेटा एक बात बताओ, जो उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखवाया है वो भी तो इसी से बना है। हमें स्टेटमेंट को याद करने की जरूरत ही नहीं है। लो भाई, क्या मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कर दूं? हाँ कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमने इसको सॉल्व किया, हमने बैलेंसिंग फिगर में ये आंसर निकाला, तो कैसे किया था? हमने इन तीन चीजों को ऐड किया था या नहीं किया था? हाँ भैया किया था। और उसमें से जो टोटल आया था, इन दो अमाउंट को लेस कर दिया था। हाँ या ना? हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको प्लस कर दूंगा और फिर इसी अमाउंट में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, स्टेटमेंट में लिख दूंगा और आंसर हमारा स्कूल की तरीके से आ जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ भैया, ये तो वही बन गया। तो लो जल्दी से करो। मैं लिखता हूं सबसे पहले अपने पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ था सब्सक्रिप्शन? 1,00,000। अब मुझे इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना था? एडवांस ओपनिंग का। लो भाई, एडवांस ओपनिंग का कितना था? 30,000। 30,000 ले लिया। और क्या ऐड करना था? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये भी प्लस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, वो कितना अमाउंट है भाई? 40,000। अच्छा, और माइनस क्या क्या करना है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का माइनस कितना अमाउंट है भाई? 20,000। अच्छा जी, उसके बाद और क्या माइनस करना है हमें? एडवांस का क्लोजिंग माइनस एडवांस क्लोजिंग। कितना है भाई अमाउंट? ये भी 20,000। लो भाई, और एंड में मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? सब्सक्रिप्शन अर्न। और वो अमाउंट कितना होगा भाई मेरा? 1,30,000 रुपए। लो भाई, हमने इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर दिया। अच्छा, अगर इनकम एक्सपेंडिचर की जगह कोई और चीज मिसिंग होती तो क्या हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये स्टेटमेंट अपने आप बना सकते हैं? हाँ भाई, अब तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। हमें अलग अलग स्टेटमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई। अच्छा,